मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10th अध्याय आपका 3rd अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। ठीक है, कल की क्लास में जो है हमने जो आपका किसान आंदोलन था उसको हम कंप्लीट कर चुके थे और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका न्यू टॉपिक वो है आपका राजनीतिक आंदोलन। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीतिक आंदोलन। जो हम इतने बड़े बड़े नेताओं के बारे में, क्रांतिकारी के बारे में जो पढ़ते हैं उनकी शुरुआत यहाँ से होती है, राजनीतिक आंदोलन से। ठीक है, और इनका जो टाइम पीरियड है वह है आपका 1857 से लेकर 1990 तक जो है इनका क्या है आपका टाइम पीरियड है। ठीक है, तो राजनीतिक आंदोलन जो है वैसे आपका जो भी अपन जब अपन आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं या जो आधुनिक हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें जो है आपका राजनीतिक आंदोलन जो है बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इसमें जो भी जैसे जैसे नए नए क्रांतिकारी उभरते क्रांतिकारी आएंगे उनके बारे में जो है आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, किस प्रकार से उन्होंने जो है कार्य किए हैं, किन किन संगठनों का निर्माण किया है, किस प्रकार से अंग्रेज़ों से उन्होंने लड़े हैं, वो उनकी सारी जो है कार्य प्रणाली जो है हम उनके राजनीतिक आंदोलन में हमको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो राजनीतिक आंदोलन का सबसे पहला टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड क्या रहता है 1857 से लेकर 1990 तक। ठीक है, तो ये जो है राजनीतिक आंदोलन का टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, तो आज जो है हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं राजनीतिक आंदोलन को। देखिए 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की असफलता के बाद स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व भारत के सभी भागों में भारत की आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने वाले भूपति और संपन्न वर्ग के हाथों में आ गया। देखिए जैसे कि आपको मैं अगर प्रेजेंट टाइम को अगर मैं बताऊं तो प्रेजेंट टाइम में जो स्टूडेंट्स जैसे कि हम या आप लोग हैं, अभी अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कुछ पॉलिटिकल चीज़ें समझा रही हूँ तो आपको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। और जब वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और समझ में आने के बाद में जब आप देखते हो कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे गवर्नमेंट में किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, क्या उनके द्वारा कार्य सही किया जा रहा है, क्या उनके द्वारा कार्य गलत किया जा रहा है, आप ये कब सोचोगे जब आपको इनके बारे में क्या होगी, जानकारी होगी। आपको पता चलेगा, आप जब पॉलिटिक्स पढ़ते हो तो पॉलिटिक्स में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा राष्ट्रपति क्या होता है, जब तब आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो ये कब पता चलेगा जब आप पढ़ते हो, आपको पॉलिटिकल नॉलेज दिया जाता है। जब आपको पॉलिटिकल नॉलेज दिया जाएगा तभी तो आपको इस सब के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो जब इनको जानकारी आपको मिलती है तब आपके अंदर अगर आपके पॉलिटिकल आपने पढ़ चुके हो और आप देखते हो कि हमारी गवर्नमेंट सही कार्य नहीं करती है तो आप क्या करोगे, आपके अंदर वो चीज़ें आएगी, ऐसा आपके अंदर ऐसा फील होगा कि नहीं हमें कुछ करना है हमारे देश के लिए। ठीक है, अगर आप देखते हो कि बाहरी देश के भारत पर कुछ आक्रमणकारी जो है सेनाओं द्वारा आक्रमण किया जाता है तो आपके अंदर आता है कि नहीं मैं भी फौज में जाऊँ, मैं भी सेना में जाऊँ और मैं भी जो है उनके खिलाफ लड़ूँ। ठीक है, तो ये बातें कब आपके दिमाग में जहन में आती हैं, जब आप उनके बारे में जानते हो, समझते हो। ठीक है, तो उस समय जब हम 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में हम पढ़ते हैं तो उस समय का उस टाइम के बाद में जो भी जो थे उस समय के जो स्टूडेंट्स थे या उस समय के व्यक्ति थे, तो जब उन्होंने जाना कि किस प्रकार से हम अंग्रेज़ों से जो है दबे हुए हैं, हम 1857 की क्रांति जो है असफल हो गई हैं और अब जो है जब वो धीरे धीरे जब शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उनको बहुत सी जानकारी जो है प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जो है जब उनको ये जानकारियाँ प्राप्त होती हैं तब ये सारा जो भार है जो स्वतंत्रता संघर्ष का ये उनके अंदर आने लगता है कि अब जो है हमें कुछ हमारे देश के लिए करना है। और ये किन के दिमाग में आ रहा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, तो पढ़े लिखे जो लोग हैं तो वह जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है अंग्रेज़ों के शोषण के बारे में उन्हें पता चलता है कि अंग्रेज किस प्रकार से जो है हमारा क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, और वह ये जानकर जो है जागृत होते हैं और इस प्रकार से जो है वह खड़े होते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। ठीक है, आगे देखिए। इस काल में प्रारंभिक नेतृत्व करने वाले लोगों को इंग्लैंड के उदारवादी लोगों पर विश्वास था। ये लोग इंग्लैंड के उदारवादियों को भारत की वस्तुस्थिति भारतीयों की आकांक्षाओं तथा भारत में संवैधानिक प्रशासनिक सुधारों के लिए तैयार करना चाहते थे। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है आपका उदारवादी। ठीक है, आपको मैं उदारवादी और उग्रवादी दो शब्द जो है समझाना चाहूँगी क्योंकि ये बार बार आपके ये शब्द आएंगे राजनीतिक आंदोलन के दौरान।
दो गुट बने गए थे उस समय, उदारवादी और उग्रवादी। ये दो गुट में क्या था, उदारवादी जो लोग थे वह चाहते थे कि हम जो है एक सही मार्ग को अपनाकर, एक शिक्षित मार्ग को अपनाकर, एक उदार मापदंड को अपनाकर जो है हम देश को स्वतंत्र करवाएं। ठीक है, वो चाहते थे कि हम संविधान तैयार करें हमारा भारत का, प्रशासनिक सुधार करें और हम पॉलिटिकल के रास्ते पर चलकर जो है हम जो है हमारा स्वतंत्रता जो है हम प्राप्त करें और भारत को स्वतंत्र कर पाएँ। ठीक है, दूसरी तरफ जो उग्रवादी थे वो उनका मानना था कि इन कागज कार्रवाई से जो है कुछ नहीं होने वाला है, हमको लड़ना पड़ेगा उनसे, हमें जो है उनके खिलाफ़ हम लड़ेंगे। उग्र व्यवहार था उनका कि हम लड़के झगड़ के जो है हमारे देश को स्वतंत्र करवाएंगे। ठीक है, तो ये उदारवादी और उग्रवादी दो प्रकार के जो है हमें गुट देखने को मिलते हैं भारत में। ठीक है, तो जो उदारवादी थे वो चाहते थे कि संवैधानिक प्रशासनिक सुधार के लिए तैयार करके फिर हम स्वतंत्र करवाएं। ठीक है, तो आगे देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा उदारवादी और उग्रवादी दोनों में अंतर। आगे देखिए, अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले शोषण और अत्याचारों की जानकारी अधिकाधिक लोगों को देकर आंदोलन का विस्तार करना। देश के ये चाहते थे कि हम एक शिक्षा का जो है तरीका अपनाएं, सभी लोगों को जानकारी दें लोगों में। जो उदारवादी लोग जो थे उनका ये मानना था। देश के सभी क्षेत्रों, वर्गों, धर्मों को मानने वाले लोगों को क्या किया जाए, संगठित करना चाहते थे वो उदारवादी लोग। ये उदारवादी जो थे वो ये इस प्रकार से जो है स्वतंत्र करवाना चाहते थे, क्योंकि उस समय जो है अलग अलग वर्ग के और अलग अलग धर्म के जो लोग थे, वह अलग अलग वर्ग और अलग अलग धर्म के लोग थे, वह अपने अपने धर्म के जो है उच्च मानते थे कि हम हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है, और आपस में ही झगड़ रहे थे। ठीक है, जो आज भी हमें देखने को मिलता है। दो देश एक देश के एक धर्म के कारण टुकड़े हो जाना, यह एक इंडिकेट करता है उस समय की स्थिति को। हम वर्तमान में भारत पाकिस्तान की स्थिति को देखते हैं, इनके अलग होने का कारण ये धर्म ही था। ठीक है, तो ये धर्म जो है उस समय कितना घातक सिद्ध हुआ होगा, इस बात से हम प्रेजेंट टाइम की स्थिति से जान सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो वो जो है शिक्षित वर्ग जो है उन धर्मों को एक करना चाहते थे कि सभी धर्म जो है जब हम एक हो जाएंगे तब हमारे लिए हमारे भारत को स्वतंत्र करवाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 1858 ईस्वी के बाद राजनीतिक चेतना का प्रचार। अब यहाँ पर राजनीतिक जो है प्रचार हो रहा है किस प्रकार से, देखिए, भारतीयों को धीरे धीरे राजनीतिक आकांक्षाएँ बढ़ने लगी। सिविल सर्विसेज में स्थान ही नहीं, नियंत्रण करने की आकांक्षा की जाने लगी। उस समय सिविल सर्विस एक ऐसा रास्ता हुआ ताकि हम जो है मतलब ये एक ऐसा मार्ग हुआ, क्योंकि उस समय तक जो है कोई भी जो भारतीय था, तो वह कोई भी भारतीय उस समय जो है इस पद तक नहीं पहुंचा था, सिविल सर्विसेज के पद पर, क्योंकि उस समय तक तो उनको शिक्षा ही नहीं दी जा रही थी। और शिक्षा वहाँ तक तब पहुँची जब अंग्रेज़ों ने जाना कि हमें जो है अगर हम भारत में काम कर रहे हैं, भारत देश में काम कर रहे हैं, तब यहाँ पर काम करने के लिए हमें यहाँ के लोगों की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सारे के सारे जो हैं लोग कार्य के लिए हम बाहर से तो अपनी जगह से तो नहीं बुला सकते थे वो। ठीक है, इंग्लैंड से नहीं बुला सकते थे, तो उन्होंने भारतीयों को ही काम पर लेना जो है शुरू किया। और जब उनको भारतीयों को अगर काम पे लेना होगा तो उनको उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, उनको कार्य करने की तरीका आना चाहिए, प्रणाली आनी चाहिए। और वह कब आएगी, जब वो क्या होंगे, शिक्षित होंगे। ठीक है, तो उनको शिक्षित करने के लिए उन्होंने क्या किया, उनको शिक्षा का प्रसार किया, उनके लिए विद्यालय खुलवाए। ठीक है, और उनको शिक्षा दी जाने लगी। और फिर बाद में जो है सिविल सर्विसेज का रास्ता भी इनके लिए द्वारा जो है खोले जाने लगा। ठीक है, तो उस समय तक तो कोई भी नहीं बना था। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज में जो है उस समय तक कोई नहीं था। एक सत्येंद्र थे जिनके द्वारा जो प्रथम सिविल सर्विसेज में उन्होंने जो है ये परीक्षा जो है पास की थी, जो भारतीय थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक जो है ये एक तरीका था सिविल सर्विसेज में, जब भारतीयों को फिर बाद में, तो क्योंकि जब तक हम उस पद तक नहीं पहुँच पाते तब तक हम कुछ नहीं कर पाते। अगर हम अभी भी अगर हम कुछ सोचते हैं कि हम ये कर ले, हम वो कर ले, हम जो भी करना चाहते हैं, हम तब तक वो कार्य नहीं कर सकते जब तक हम उससे रिलेटेड जो है हमें वो पद नहीं मिल जाता। ठीक है, तो वो पद जब हम प्राप्त हो, अगर मैंने जैसे कि अभी आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे जहन में आता है जब बाहरी विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश पर आक्रमण करते हैं, तभी हम सोचते हैं अब हम उनसे लड़ें। तो हम उनसे कब लड़ेंगे, जब हम उस स्थिति में आएंगे, उस पद पर आएंगे। ठीक है, तो उस पद पर आने के लिए हमें फौज में जाना पड़ेगा, तभी तो हम लड़ सकते हैं, वरना घर पे बैठे बैठे तो कहने से तो कुछ मतलब होता नहीं ना। तो उस समय भी जब अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ने की बात आई, तो उनके खिलाफ़ लड़ने के लिए भारतीय नागरिकों को भी क्या था, एक पद की जो है आवश्यकता थी कि हम उस पद पर पहुँचें
और पहुँच कर ही हम जो है उनसे जो है उनको जो है हमारे देश को जो है स्वतंत्र करवा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब भारत में जनता के द्वारा चुनी हुई उसके प्रति उत्तरदायी सरकार की मांग की जाने लगी। अब जनता जैसे जैसे पढ़ने लगे, शिक्षित होने लगे, तो उन्होंने क्या कहा कि हमें क्या चाहिए, उत्तरदायी सरकार। भारत के लिए एक उत्तरदायी सरकार की मांग की जाने लगी जनता के द्वारा कि हमारी खुद की सरकार होनी चाहिए, ठीक है, जिस पे अंग्रेजों का स्वामित्व नहीं हो। इसके लिए फिर अगला कार्य क्या हुआ, 1868 ईस्वी में बंगाल के प्रमुख अखबार हिंदू पैट्रियट के संपादक थे, ये अंडरलाइन करेंगे आप, हिंदू पैट्रियट, इसके संपादक थे कृष्णदास पाल ने ऐसी मांग की। 1874 ईस्वी में उन्होंने भारत के लिए स्वराज्य शीर्षक से लिखे लेख में से भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए संवैधानिक सरकार की प्रारंभ की बात की थी। अब व्यक्ति शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षित हुए तो उनको स्वराज्य जैसे शब्द आ रहे हैं उनके दिमाग में, भारत के लिए उत्तरदायी सरकार की मांग की जाने लगी है। और हिंदू पैट्रियट नामक एक अखबार था जिसके संपादक थे कृष्णदास पाल, उन्होंने भी ये मांग रखी, जो बंगाल का था, बंगाल से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, बंगाल में, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले जो है उस अखबार में ये बात रखी, शीर्षक रखा स्वराज्य, हमारा राज्य, ठीक है। तो जो स्वराज्य शीर्षक से लिखा है कि भारतीयों को क्या चाहिए, भारतीयों के लिए उनकी खुद की संवैधानिक सरकार चाहिए, ठीक है। तो ये एक पहला अखबार यहाँ पे देखने को मिल रहा है जब हम पढ़ रहे हैं हिंदू पैट्रियट कृष्णदास पाल, जिसमें स्वराज्य के नाम का शीर्षक हमें स्वराज्य के बारे में जानकारी मिल रही है, हिंदू पैट्रियट, याद रखेंगे इसको, हिंदू पैट्रियट, संपादक कृष्णदास पाल, जिसमें संवैधानिक सरकार की मांग की जा रही है एक स्वराज्य नामक लिखे लेख से, ठीक है। उस समय जो राजनीतिक संगठन भारत में थे वे इस प्रकार की गतिशील मांग और उसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके लिए बंगाल के कुछ विद्वानों चिंतकों ने 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की। अब देखो, कुछ एक दो व्यक्ति के सोचने से करने से तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो उनको क्या चाहिए थी, और नागरिकों की ज़रूरत थी, ठीक है, कि और उसके लिए क्या चाहिए था, उनको प्रचार और प्रसार करने की भी क्या थी, आवश्यकता थी। और आप भी जानते हैं कि वर्तमान में भी जब हमें कोई जानकारी मिलती है तो हमें दो तरीक़ों से मिलती है, एक हमारे घर पर सुबह रोज़ आने वाला न्यूज़पेपर, और दूसरा जो है हमारे टीवी पर आने वाला न्यूज़ चैनल, ठीक है। तो न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल ऐसी दो तरीके हैं जिनसे हमें भारत के अन्य स्थानों की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो उस समय भी एक मार्ग अपनाया गया था, वह था आपका न्यूज़पेपर, ठीक है। तो न्यूज़पेपर ऐसा जरिया था जिसके द्वारा लोगों तक सारी जानकारी पहुंचाई जा सके, ठीक है। और जब जानकारी पहुंच जाती है, अब सबको पता तो चल गया कि भाई अंग्रेज़ों द्वारा ये कार्य कूटनीति अपनाई जा रही हैं, और अब जो है हमें जो है खड़े होकर समझने की और भारत को स्वामित्व दिलवाने की जो है संवैधानिक सरकार बनाने के लिए उत्तरदायी सरकार, ये दोनों नाम बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये नाम आपके जहन में होने चाहिए। संवैधानिक सरकार और उत्तरदायी सरकार, ये दोनों नाम आपको बार बार पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि भारत के लिए जो भी नीतियाँ अभी हम पढ़ेंगे संवैधानिक के लिए, हमारा संविधान के किस प्रकार से तैयार होता है, हमें पॉलिटिकल में ये जो आपका हिस्ट्री में जो पॉलिटिकल वाला पार्ट रहेगा, और वापस जो है आपका हम पॉलिटी पढ़ते तो उसमें भी ये पार्ट आता है, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि हाँ, हमने बात कर रहे थे कि न्यूज़पेपर की, ठीक है। अब न्यूज़पेपर से जो है सबको जानकारी तो क्या है, सबको न्यूज़पेपर से मिल चुकी है, ठीक है। अब जब न्यूज़पेपर से सारी जानकारी सबको मिल चुकी है, तब सबको जानकारी मिलने के बाद में सभी को एक जगह क्या होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। अब इस इकट्ठा होने के लिए उन्होंने क्या किया, एक लिंग बनाई, कुछ विद्वान थे बंगाल के, उन्होंने एक लिंग बनाया, इंडियन लिंग, ठीक है। अब ये इंडियन लिंग बनाने से क्या हुआ, इंडियन लिंग बनाने से ये हुआ कि अब जो भी जिनके अंदर भी जो है देश प्रेम की भावना जागेगी, संविधान को बनाने की एक भावना जागेगी, तो वह इस लिंग से जुड़ेगा, एक जगह इकट्ठा होंगे। संवैधानिक, हमारे भारत का संवैधानिक जो है उसके संवैधानिक और सुधार के लिए, प्रशासनिक सुधार के लिए, ठीक है। आगे देखिए,
इंडियन लिंक की स्थापना होगी 1875 में। कब हो रही है? 1875 में। 1875 इंडियन लिंक, याद रहेगा? ठीक है। अब मैंने कहा कि इसका उद्देश्य क्या है। राजनीतिक आंदोलन में सबसे पहला न्यूज़पेपर हमने पढ़ा पैट्रियट, फिर बाद में हम सबसे पहला लिंक पढ़ रहे हैं इंडियन लिंक। अब इंडियन लिंक का जो है उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारतीयों में राष्ट्रवाद की भाव जागृत करने तथा राजनीतिक चेतना जो है जागृत करने। ठीक है, ये इसका क्या है? उद्देश्य है। अंडरलाइन करेंगे इसको। जाहिर सी बात है, कार्य यही चलेगा ना, जब कुछ लोगों के कुछ सोचने करने से तो कुछ होगा नहीं, इसके लिए कुछ बड़ा कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए इंडियन लिंक की स्थापना कर ली ताकि लोगों में जो है राष्ट्रवाद के जो भाव हैं वो जागृत हो सकें। ठीक है, अगला हम पढ़ रहे हैं आपका इंडियन एसोसिएशन। इस संस्था की स्थापना हुई है 1875 में। किसने की है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन ये जो भी सारे संगठन आ रहे हैं इनको अंडरलाइन करते जाएंगे, कब और किसने की है पता होना चाहिए सबको। इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में। कहाँ पर हुआ है? कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में। कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में हो रहा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे हैं, 1876 ईस्वी में कर रहे हैं। किसकी स्थापना हो रही है? यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हो रही है। ठीक है, जिसमें कितने लोगों ने भाग लिया है? 800 लोगों ने भाग लिया है। इनका कार्य क्या था? राजनीतिक विचार जो भी रखते हैं लोग उनको एक मंच पर लाना, एक स्थान पर लाना और सारे जनता को जो है संगठित करना, ये इनका उद्देश्य था। 1876 ईस्वी में इनका, आपको डायरेक्टली सारा सब कुछ पता होना चाहिए। 1876 किसकी? इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, किसने? सुरेंद्र नाथ। याद रहेगा आपको इतना? ठीक है, आगे देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस 1858। ठीक है, इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो रही है 1858 ईस्वी में, जिसकी स्थापना एक अंग्रेज भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी थे, एलन ऑक्टिवियन हुम। आप डायरेक्टली इसका नाम हुम से याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस जो है यहाँ से कांग्रेस का उदय हो रहा है। ठीक है, जो हम आज वर्तमान में ये कांग्रेस पार्टी पढ़ते हैं, ये कांग्रेस का उद्भव जो है आपका यहाँ से हो रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने इसकी नींव रखी है वह एक अंग्रेज अधिकारी था जो कि सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी था 1858 ईस्वी में। किसके द्वारा? हुम के द्वारा। इसकी स्थापना के पीछे ब्रिटिश सरकार की सोच थी। अब जो ब्रिटिश अधिकारी अगर ये इसकी स्थापना कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा। इनका उद्देश्य था भारतीयों के मन में क्या है इसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को क्या रहे? मिलती रहे, तथा इसके सम्मेलनों में राजनीतिक नेताओं के मन की भड़ास निकल जाएगी तथा उन्हें अंग्रेजी शासन को हटाने के सशक्त प्रयास करने से रोका जा सकता है। वैसे तो इसकी स्थापना इसीलिए की जा रही है यहाँ पर, ताकि जो है जब भारतीयों द्वारा अपने अलग ही जो है एसोसिएशन बनाए जा रहे थे, इंडियन लिंक की स्थापना हो रही है यहाँ पर, फिर बाद में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हो रही है, तब अंग्रेज अधिकारियों ने सोचा कि तो अपने अपने लिंक बना रहे हैं, अपने अपने एसोसिएशन बना रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ह्यूम ने सोचा कि मैं खुद एक ऐसा इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाता हूँ जिससे भारतीयों को इसमें शामिल होंगे भारतीय, और भारतीय क्या करना चाहते हैं हमारे खिलाफ़, इससे हमें यह भी पता चलता रहेगा ताकि वो कुछ भी सोचे हमें डायरेक्टली जानकारी मिल जाए। ठीक है, क्योंकि अगर अलग से बनाएंगे तो उनको अंग्रेज अधिकारियों को जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उन्होंने खुद ने ही ऐसा संगठन बना दिया जिससे उनको जानकारी मिलती रहे। ठीक है, आगे देखिए, अब आता है आपका इम्पोर्टेंट चीज़, वो है आपका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में प्रथम अधिवेशन होता है, जिसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और अधिवेशन में कांग्रेस के 4 उद्देश्य बताए गए। सबसे पहला अधिवेशन हो रहा है, अधिवेशन बैठक हो रही है, अधिवेशन हो रहा है 1885। व्योमेश चंद्र बनर्जी
अध्यक्षता कर रहे हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। सारी लाइन ये पूरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक। अब जब यहाँ पे प्रथम अधिवेशन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है, याद रहेगा आपको। 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हो रहा है गोकुलदास तेजपाल जो संस्कृत कॉलेज में प्रथम अधिवेशन हो रहा है। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। कहाँ पर हो रहा है? गोकुलदास, बम्बई के जो गोकुलदास बम्बई में हो रहा है, इतना याद कर लीजिए आप, बम्बई में 1885 में। अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब यहाँ पर अधिवेशन हो रहा है, संगठन हो रहा है, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? इसके उद्देश्य 4 बताए गए हैं। पहला उद्देश्य है राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयत्न में लगे लोगों को आपस में परिचित होने का अवसर देना, कि लोग जो हैं आपस में बातचीत करें, मिले। आने वाले वर्षों में कार्यक्रम पर, जो अगला जो कार्यक्रम आएगा उस पर विचार करना। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूरी निष्ठा और भक्ति रखते हुए इंग्लैंड की संसद द्वारा तय किए गए सिद्धांतों के विरुद्ध किए जाने वाले भारतीय सरकार के कार्यों का क्या करना? यहाँ पर विरोध करना, ठीक है। यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा की बात की गई है, याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। चौथा है आपका, अप्रत्यक्ष रूप से यह संगठन भारतीय संसद का रूप ग्रहण करेगा तथा इस बात का उचित जवाब देगा कि अंग्रेजों की यह सोच कि भारत के चुने हुए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था करने की योग्यता नहीं रखते हैं। कांग्रेस के काल को 2 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण था 1885 से लेकर 90 ईस्वी तक, जिसे उदारवादी राजनीति तथा राजनीति भिक्षावृत्ति का युग कहा जाता है। अंडरलाइन करेंगे सभी से। स्टार्टिंग में तो ये पूरा जो है ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थन में ही था, ध्यान है। बाद में धीरे धीरे जो है इन्होंने जो है भारतीयों के तरफ, भारतीय स्वतंत्रता की तरफ जो है अपना कदम बढ़ाना शुरू किया था। 1905 से 1919 का जो काल रहता है वह अतिवादी तथा अतिवादी राजनीति का रहा, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम चरण में उदारवादी नेता थे दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश और सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस की राजनीति में छाए हुए लोग थे। ये ऐसे फेमस लोग थे, क्योंकि आज भी हम देखते हैं ना, इतने सारे पॉलिटिक्स में बहुत से लोग हैं, लेकिन हम अभी भी जो है चुनिंदा लोगों के नाम ही जानते हैं, सभी लोगों के नाम नहीं जानते। तो उस समय भी ये एक उभरे हुए जो है पॉलिटिक्स, कांग्रेस जो है, कांग्रेस के राजनीतिक नेता थे। ये लोग उदारवादी तथा परिमित राजनीति में विश्वास करते थे। ये लोग अपनी राजनीति की व्याख्या उदारवाद और समन्वय से, संयम से, मतलब कि शांत व्यवहार करते थे। उदारवाद कि सारा कार्य हम शांति से, कागजी कार्यवाही से करेंगे। ये लोग भारतीयों के लिए धर्म और जाति के पक्षपात का अभाव, मानव में समानता, जैसे कि अब ये पॉलिटिक्स वाला जो ये वाला उदारवादी जो था, दल था, इनका यही मानना था कि सभी क्या है, यहाँ पर समान है, कानून भी क्या है, समान है। मानव में समानता, कानून में समानता, नागरिक की भावना का, स्वतंत्रता को प्रसार, प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की इच्छा करते थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धिशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों के, जिनमें वकील, डॉक्टर, सारे जो हैं बड़े बड़े वे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, पोस्ट किसी पोजीशन पे पहुँचे हुए लोग थे, क्योंकि आम इंसान यहाँ तक पहुँच पाना उनके लिए डिफ़िकल्ट था। तो वही लोग थे जो समृद्धशाली लोग थे, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, ठीक है। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्य, इस प्रकार से जो बड़े बड़े नगरों में रहने वाले लोग थे, ठीक है। और इनका जो है, इन वर्ग का जो है, जो आम नागरिक था, जनसाधारण वर्ग था, उनसे इनका कोई संपर्क भी नहीं था, ठीक है। और ये अंग्रेजी साम्राज्य में ही बने रहना चाहते थे, ठीक है। तो उनके पक्ष में थे, अंग्रेजों के पक्ष में थे। ये इनका प्रथम चरण में हम बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में तक तो इनका अंग्रेजों से ही जो है इनका मेल मिलाप था, इनकी वो अंग्रेजों की बातें मानते थे। स्टार्टिंग में इस प्रकार का रहा था इनका, ठीक है। अंग्रेज राज्य की शांति और व्यवस्था का द्योतक था, ये बहुत लंबे समय तक बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये अंग्रेजों की नौकरशाही का काल भी, हम कारण भी, और अंग्रेजों को शिकायतों की पूरी जानकारी न होने के कारण से थे। यही कारण रहा है कि इन लोगों ने इंग्लैंड में प्रचार किया और अधिक ध्यान दिया। इस काल में कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता की मांग नहीं की, केवल भारतीयों के लिए कुछ रियायतों की मांग की है। इस चरण में जो हम प्रथम चरण हमने पढ़ा, इसमें सिर्फ ये हुआ, स्वतंत्रता की मांग तो नहीं की गई थी इस टाइम पीरियड में, परंतु भारतीयों के लिए कुछ रियायतों की मांग, यानी कि कुछ सुधार की मांग और कुछ छूट की मांग, इस प्रकार के कार्य जो हैं किए गए थे इस प्रथम चरण में।
इस संगठन द्वारा। ठीक है, तो आज जो है हमने इसका प्रथम चरण पढ़ा। अगला दूसरा चरण हम कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपको वापस से जो है अपनी बुक में से रिवाइज़ करना है, पढ़ना है। जहाँ समझ में नहीं आता है मुझसे फिर से पूछना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।